जैसे ही थोड़ा सा डेमोग्राफी बदली, वहां पर कोई उत्सव हिंदू नहीं मनेगा। इसका मतलब ये माना जाए ये सेकुलरिज्म है। क्यों ऐसा होता रहा कि इस देश में सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनकी जहां जहां सरकार रही वहां दंगे होते रहे। संविधान की किताब लिए घूमते हैं और संविधान की भावना के बिल्कुल खिलाफ 4% कॉन्ट्रैक्टर को वहां पर आप आरक्षण दे रहे हैं। ए के एंटनी जनार्दन द्विवेदी की रिपोर्ट पता नहीं कहां धूल खा रही। वो कह के रह गए कि मुस्लिम अपीजमेंट बंद करो। ये जो पूरी तरीके से जो गायब हो जाते हैं, ये जो मुद्दे वो लेकर आते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक ट्यूटोरियल लेते हैं। यहाँ राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो विदेशी धरती पे जाते हैं तो कोई विदेशी एजेंडा आ जाता है, बार बार दिखता भी है। राहुल गांधी फिर भी वो करते हैं। हर एक किस्से का एक इख्तिताम होता है, कोई लाख लिखते फतेह जर्रे पर शिकस्त का एक मुकाम होता है। नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। तो होली की खुमारी के बाद अब आपके पास जब आए हैं तो इस उम्मीद के साथ में कि रंगों का उत्सव आप सबके लिए शुभ रहा होगा, मंगलदायक रहा होगा और होली की अग्नि में आपके शोक, संताप और रोग देश सब जलकर भस्म हो गए होंगे। लेकिन होली के साथ ही ये चर्चा जरूर करेंगे इस एपिसोड में हम लोग कि आखिर ये कम्युनल और सेकुलर पॉलिटिक्स का जो ये अंतर खड़ा किया जाता है, वो अंतर कितना खतरनाक है और साथ ही जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं उनके यहाँ वाकई कितनी समरसता है। साथ ही बात होगी कि आखिर ये राहुल गांधी अचानक कहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं और केजरीवाल अब विपश्यना कर कर अगर निकले हैं तो उसके बाद अब दिखाई पड़ेंगे कि नहीं दिखाई पड़ेंगे। बात होगी पाकिस्तान के अस्तित्व पर भी, बात होगी तमिलनाडु में हिंदी विवाद पर भी, और जो पवन कल्याण ने कहा कि भैया तमिल की फिल्में तो डब हो जाती है ना हिंदी में, तो वो भी मत कराइए। तो ये सवाल दक्षिण में दक्षिण से ही उठ रहा है। तो मुझे लगता है कि हर्षवर्धन, पहले तो होली की जो खुमारी है उस पर बात कर ली जाए। क्या कारण है भाई कि जो लोग सेकुलरिज्म के सूरमा हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार, वहां पर होली जैसे ही थोड़ा सा डेमोग्राफी बदली, वहां पर कोई उत्सव हिंदू नहीं मनेगा। इसका मतलब यह माना जाए ये सेकुलरिज्म है। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा चर्चा गंभीरता से आज होनी चाहिए। होली की फगुआहट अब थोड़ी सी वो मिजाज में रहेगी, वो तो मौसम ही ऐसा हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा होली का रंग उतरे तो थोड़ा सोचिए कि ये जो सेकुलर रंग है ये ठीक है क्या, और जिसको मैं बार बार फ्रॉड सेकुलरिज्म कहता हूं, उसकी चर्चा जरा कीजिए। क्यों ऐसा होता रहा कि इस देश में सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनकी जहां जहां सरकार रही वहां दंगे होते रहे। वहीं पर सबसे ज्यादा पर्व त्योहार मनाना वो मुश्किल रहा। आज ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में जो संभल में तिरपाल से मस्जिदों को ढका गया पहली बार है। और मैं तो जब खबरें खोजने लगा तो 2012 से तो मुझे खबरें मिलने लगी। नहीं, लगातार होता चला रहा है, पहले भी होता चला है। और जब होता तिरपाल से नहीं ढकते थे तो दंगे होते थे, जाने कितने कितने दिन दंगे चलते थे, और उसमें क्या क्या होता था ये कोई कहने बताने की चीज नहीं है। अच्छा है कि आज वो सब दिन नहीं, लेकिन आज राजकिशोर, मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी है, हम लोगों ने खूब जमकर बात की, बिल्कुल बयानबाजी की। वर्दी में सीओ अनुज चौधरी को बयान नहीं देना चाहिए, एक तो मर्यादा कहीं जाके होनी चाहिए। लेकिन होली के समय वही सीओ अनुज चौधरी उसी वर्दी में संभल की मस्जिद के सामने खड़े होकर जो हिंदू जुलूस जा रहा था होली वाला, उनको निकालता है। संभल में कुछ भी नहीं होता है तो प्रशंसनीय है। तो दूसरा, पूरे उत्तर प्रदेश में आप योगी आदित्यनाथ पर कोई भी सवाल खड़ा करे, कौन सी बात करे, क्या कहे न करे, वो अपना हिंदू एजेंडा चलाते हैं, हिंदू राजनीति करते हैं। लेकिन सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ। जुमे की नमाज भी मजे से हो गई और होली के रंग भी खूब जम कर उड़े, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये है जिसको आप कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। सेकुलर वाली कौन सी? झारखंड में भी दंगे की नौबत आ गई और कम्युनल क्लैशेज पश्चिम बंगाल में भी हो गए। तो तय कीजिए कि ये सेकुलर और कम्युनल पॉलिटिक्स सचमुच है या फिर एक इकोसिस्टम ने, एक तंत्र ने इसको इसी तरह से तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया और आप वही सोचते हैं कि ना यही है। दरअसल है क्या हर्षवर्धन, अनुज चौधरी, मैं फिर कह रहा हूं, पिछली बार जब हम और हर्षवर्धन बात कर रहे थे, हमने कहा था खाकी और खादी का जो फर्क होना चाहिए वो होना चाहिए। तो भाई उस व्यक्ति ने जो कहा
वो करके भी दिखाया, बिल्कुल दंगा नहीं होने दिया। तो उसके इस कर्मठता की तो सराहना करनी पड़ेगी। पड़ेगी। और वो बंदा ग्राउंड पर रहकर ना हिंदू ना मुस्लिम, उसने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके किसी की भावनाएं आहत ना हो और अपना काम करके दिखाया। तो ये चैप्टर तो आओगे। लेकिन अनुज चौधरी की बड़ी चर्चा हुई और उसमें वो लोग जो योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता के कायल हैं, बिल्कुल वो भी कम से कम ये मानते थे कि इस बयान से बचा जाना चाहिए था। एक तो वो लोग हैं। दूसरे जरा देखिए, जिसको फ्रॉड सेकुलर बोलते हैं ना, मैं गिरिडीह और उस पर आता हूँ पश्चिम बंगाल में वीरभूम पे। लेकिन पहले ये देखिए, ये फराह खान का नाम सुना है आप लोगों ने ना? इसका नाम सुनाई पड़ा कहीं आपको कि नहीं? ये होली छपरियों का त्योहार बता रही थी। ज्यादा खतरनाक बयान क्या था? बिल्कुल ज्यादा खतरनाक फराह खान जैसे लोगों का बयान है। ये समझिए, उस पर कोई भी इकोसिस्टम कहीं कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो उनको सूट करता है। अच्छा, फराह खान की फिल्मों में भी होली की पिचकारी खूब चलती, रंग खूब चलते हैं। आरके स्टूडियो की होली और तमाम लोग की होली लगातार सबको दिखाई पड़ती है। और तो और जाने दीजिए, एक ऐसा पर्व, एक ऐसा त्योहार जिसमें जाति वर्ण भेद सब मिटाकर आप एक दूसरे पर गुलाल मलते हैं, रंग मलते हैं। और एक होरी बरजोरी, और तो और जाने दीजिए, मुस्लिमों की बात छोड़ दीजिए, आप रसखान से लेकर मीर तक की मीर तक, और आप अमीर खुसरो किसको ले लीजिए, इन सबकी बुल्ले हो रही है। शाह, अमीर खुसरो, रसखान, नजीर अकबराबादी, आप तो पूरी श्रृंखला है होली पर। जो मुस्लिम कवि हैं, गायक हैं, सूफी हैं, औलिया हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि भारत तो यही है ना, दुनिया के और किसी हिस्से में तो आपको ये देखने को मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो फिर ये जो इतना सुंदर देश है, और अगर वहां पर, मैं फिर कह रहा हूं, अगर अभी तिरपाल न लगा होता और गलती से एक छींटा पड़ जाता और मान लीजिए कुछ विवाद हो जाता, तो हम ही आप तो कह रहे होते ना, इतना भी प्रशासन को नहीं सोचा कि वो तिरपाल लगा देता। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, ये तिरपाल लगाने की जरूरत क्यों? हमने कई दरगाह में होली खेलने की फोटो देखी, तस्वीर देखी, कितनी सुखद, और रंग कैसे बदरंग हो सकता है। और अच्छा, अब एक बात बताइए हर्षवर्धन, अपना बचपन याद करिए, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई पटक पटक के एक दूसरे को होली खेलते थे? अभी भी वैसे ही खेलते हैं। ये कुछ लोगों के दिमाग में है। और देखिए, आज हम लोग जब बात कर रहे थे, इसको बार बार बोल इसलिए रहे कि आपके ध्यान में आए, भले कितना भी हंगामा होता रहे। और मैंने कहा था ना कि नेताओं के बयानों को छोड़ दीजिए, जम के होली खेलिए। नेताओं के बयान, कुछ सो कॉल्ड लोगों की चर्चा, उसके अलावा देखिए देश भर में बढ़िया से होली हो गई, बढ़िया से जुमे की नमाज हो गई। हाँ, और आदर्श स्थिति होती और भारत का सुंदर दृश्य दिखता कि तिरपाल भी न लगानी पड़ती। बिल्कुल। कोई मौलाना, कोई रोजेदार, वो मजे से जाता, उसके ऊपर लोग जबरदस्ती न रंग डालते। जब वो जुमा करके नमाज करके निकलता जुमे की, तब रंग डाल देते। लेकिन अगर रंग पड़ जाता तो भी वो नाराज न होता, क्योंकि वो अगर पवित्र है तो रंग भी तो उतना ही पवित्र है, उसी भावना के साथ खेला जा रहा है। और मुझे लगता है कि हम इस दृश्य को बहुत जगह देखा भी, हमने कई जगह से आया कि रोजेदार लौट रहे हैं, जब नमाज करके उसके बाद लोग मिले और उसी तरह से होली खेले, रघुवीरा अवध में उस पर वो भी अपना मिलते हुए चले गए। तो भारत यही है। ये जो ओवैसी जैसे लोग इसमें जहर डालने की कोशिश करते हैं, वो जो बताते हैं ना, अच्छा उनका बयान बड़ा चलता है कि हम वो डर गए, जो लोग चले गए थे पाकिस्तान, हम बुज़दिल नहीं है। अरे भैया, बुज़दिल नहीं हो तो तुमको कोई और जगह भी नहीं है, कोई अरबी तुर्की नहीं अपने यहाँ तुमको रखने वाला है। बिल्कुल। और जहां तक तुम किसको कह रहे हो कि बुज़दिल नहीं, अगर हिंदुओं को कह रहे हो तो उनका तो देश है ही, पाकिस्तान भी उन्हीं का देश है। वो तो ठीक है, बट के चला गया तो क्या स्थिति हो गई। और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि नेहरू लियाकत समझौता न हुआ होता, या जो दूसरे ऐसे समझौते न हुए होते, अगर सचमुच ये होता कि भाई वहीं जाएंगे मुसलमान ज्यादा, तब तो पहले ही पाकिस्तान उसी बोझ से दब गया होता, तब तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भारत में है वो भारतीय है। हर पर्व त्योहार उसी तरह से मनाया जाना चाहिए, हम उसी तरह से मनाते भी हैं। ये जो जहर घोलने वाले लोग हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले लोग हैं, इन पर ध्यान रखें। देखिए, कुल मिला के देखिए, मैं अब इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इसको गुलाबी ईद बोलते हैं, तमाम जो मुस्लिम लोग हैं उसको गुलाबी ईद बोलते हैं। और एक बात बताइए, रंग जो हिंदू समाज के लोग सबसे पहले किसको चढ़ाते हैं? अपने देवता को चढ़ाते हैं, यानी सम्मान है, आस्था है। जब वो होली में जाते हैं, होली तापने जिसको बोलते हैं, तो वहां पर रंग चढ़ाते हैं देवता के मुख में। अग्नि हमारे यहाँ देवता का मुख मानी जाती है कि हम उनको समर्पित कर रहे हैं। तो रंग हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज, अशुद्ध चीज नहीं है कि जिसको ये माना जाए। और मुझे लगता है कि कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है जहां पर ना इस तरीके से रंग उड़ता हो। बिना रंग के कैसा जीवन बेरंग है? बैर हो ही नहीं सकता है। वही है, आप वो बैर करते हैं तो फिर उसका परिणाम भी दिखता है, फिर मुश्किलें भी आती हैं। और शायद यही वजह है कि हम लोग जरा ये भी देखना चाहिए कि ये जो कम्युनल सेकुलर पॉलिटिक्स है, जैसे हमको दिखाई जाती है वैसे है क्या। क्योंकि देखिए,
कांग्रेस का अपना एक तरीका है। कांग्रेस इन सबको उसी खांचे में डालने की कोशिश करती है, लेकिन जब पहला अवसर मिलता है तो कर्नाटक में चुनाव के समय पीएफआई पर बैन लगा तो कहा हम बजरंग दल पर लगाएंगे, हालांकि आज तक लगाने के साहस नहीं कर सकी। और अब सुना कि वहां कॉन्ट्रैक्टर को, हाँ मतलब मुसलमानों को संविधान की किताब लिए घूमते हैं और संविधान की भावना के बिल्कुल खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर ने जिसका सख्त विरोध किया था और जो नहीं होने दिया था, उस बाबा साहब अंबेडकर की भावना को वहां पर कुचल कर डाल दिया। 4% कॉन्ट्रैक्टर को वहां पर आप आरक्षण दे रहे हैं। आप जरा सोचिए, ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म और जो फ्रॉड संविधान बचाओ के जो पैरोकार हैं, इनकी असलियत क्या है। जैसे ही पहला मौका मिलता है तो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर आरक्षण की कोशिश करके जो दलित दबे कुचले लोग हैं उनका हक कौन छीनने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को देखा जाए। और कर्नाटक में लगातार ये शुरू होता चला जा रहा है, लगातार ये शुरू हो रहा है। और बार बार हम लोग चर्चा भी करते हैं, कांग्रेस के भीतर भी ये चर्चा होती है कि भैया एके एंटनी और जनार्दन द्विवेदी की रिपोर्ट पता नहीं कहां धूल खा रही। वो कह के रह गए कि मुस्लिम अपीजमेंट बंद करो। 2018 में सोनिया गांधी उनसे एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में मुंबई में पूछ लिया गया कि मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप आपके ऊपर लगता है, इसलिए राहुल गांधी ने अभी 2017 के गुजरात के चुनाव में टेंपल रन किया क्या। सवाल यह कि कांग्रेस को ये स्थिति क्यों आती, तो फिर समझ में आता कि लोग उसके ऊपर आरोप लगाएं। वो ये चाहती है क्योंकि मुस्लिम पार्टी है, ऐसा भाजपा वाले कह दे रहे हैं। ये सोनिया जी से सवाल पूछा गया था तब, लेकिन मुझे तो लगता है कि कांग्रेस आज बहुत डेस्परेट है। वो चाहती है कि मुस्लिम पार्टी के तौर पर उसकी एक पोजीशन हो जाए, जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि मुस्लिम लीग जैसा घोषणा पत्र वो कांग्रेस का था मई 2024 के चुनाव में। अब ये जो आरक्षण देने का बात की, ये क्या है, कैटेगरी 2B बनाकर कर्नाटक में SC/ST लोगों को हैंड होल्डिंग की जाती है, उनको दिया जाता है। अब आपने उसी में मुसलमानों को शामिल कर दिया। ये देवगौड़ा की सरकार ने 4% दिया था, जिसको बासवराज बोम्मई की सरकार ने 2023 में लिंगायत तो वो कलिगा को दे दिया, उसको कोर्ट ने हटा दिया। तो क्या अब ये लागू रहेगा क्या? और सवाल तो यही है, अगर जो लोग कहते हैं कि गरीबी और इस सब आधार पर, तो भैया फिर ये बताओ, फिर ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय क्यों है, दूसरी ऐसी चीज SC/ST का बजट काट के उधर देना, ये तो फिर और क्या कहेंगे। नहीं देखिए, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि उनको भी मालूम है कि इससे कॉन्ट्रैक्टर को 4% वो देने से कैसे मुसलमानों का भला हो जाएगा। पहला सवाल ये है। ये सिर्फ चर्चा के लिए किया जा रहा है। जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं उस बात को समझिए। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर ये चीज चस्पा हो कि देखिए हम मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं। वाकई अगर मुस्लिमों के लिए कुछ करना होता तो ज्यादातर समय तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो भी कांग्रेस के यूपीए कार्यकाल में आई थी, और उसमें मुसलमानों की जो दयनीय स्थिति थी उसके लिए कम से कम नरेंद्र मोदी तो जिम्मेदार नहीं हो सकते। कमाल की बात है कि दयनीय स्थिति से ऊपर भी वो इसी कार्यकाल में है जब गवर्नमेंट स्कीम सचमुच जमीन पर मुसलमानों के लिए भी लागू हो रही है। और तोड़ जाने दीजिए, जिस गुजरात में नरेंद्र मोदी को मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़े खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया गया, वहां के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति और पढ़ाई वाली स्थिति, तालीमी स्थिति, सब कुछ सबसे अच्छा गुजरात में मिला था। और अब जब नरेंद्र मोदी यहां पर सत्ता में है तो बल्कि नरेंद्र मोदी पर जो है तमाम जो बहुत कट्टर हिंदूवादी दल है वो आरोप लगाने लग गए कि वो मुसलमानों को सब दिए दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए ना, जब सरकारी योजनाएं चली, इन सरकारी योजनाओं में मौजूदा सरकार ने किस तरीके का भेदभाव किया? कोई एक भी आलोचक नरेंद्र मोदी का क्या ये कह सकता है? मुझे लगता है कि इसका जवाब नकारात्मक ही होगा हर्षवर्धन। लेकिन कांग्रेस ये किस तरीके से बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हर वो मौका दे रही है और हर वो चीज कैटलिस्ट डाल रही है जिससे उस पर आरोप लगे कि वो देखो मुसलमानों को अपीज कर रही है। अब उसको लगता है कि मुसलमानों का ये जो इतना बड़ा धड़ा है, 138 करोड़ बनाम जो 22 करोड़ की जो है पूरी पॉलिटिक्स है, 22 करोड़ हमारे पास आ जाए उसके बाद हम देखेंगे 138 करोड़ में कितना खंड खंड विखंड करेंगे। एक तरफ तो मुसलमानों के प्रति या मुस्लिम परिस्थिति दिखाई जाए, और दूसरी तरफ क्या किया जाए कि जाति के आधार पर, जाति जनगणना के आधार पर वहां पर विभेद पैदा किया जाए और तमाम समीकरण तोड़े जाए। और ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा ना कि ये चल रही है, दिखता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं समय बदल गया है, अब लोगों को सब बहुत साफ साफ दिखता है कि क्या हो रहा है, कैसे पार्टी कह रही है और क्या व्यवहार कर रही है। और व्यवहार के साथ आप जो काम कर रहे हैं उस पर क्या कन्विक्शन के साथ खड़े हैं क्या? आप जाति जाति चिल्लाने लगते हैं, मुसलमानों के हक में खड़े हो जाते हैं। गाजा का दुख दर्द प्रियंका जी और सोनिया जी के लिए बताइए। सोनिया गांधी ने बाकायदा संपादकीय पर लेख लिखा था गाजा के लिए। ठीक है, दुनिया में कहीं भी कोई एक जान जाए, बच्चे की, महिला की, किसी की भी, तो दुख की बात होती है। लेकिन उसके लिए लेख लिखना और यहाँ कोई चिंता नहीं करना। आप अयोध्या में कोई घटना हो जाए नहीं बोलते हैं, आप इटावा में कोई घटना हो जाए नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहां कोई आपको मुस्लिम दिख जाएगा, कोई और दिख जाएगा। ये खतरनाक है।
लेकिन इस सबसे भी खतरनाक है राजकिशोर, मुझे लगता है जिसकी चर्चा करनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष कहाँ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक वाले मुद्दे पर मुस्लिम रिजर्वेशन पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी वियतनाम गए। अच्छा, ये बड़ी समस्या है भाई। पहले वो कांग्रेस के एक सांसद हुआ करते थे, कांग्रेस के एक नेता होते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। वैसे छोटे नेता तो कभी नहीं थे, वो तो पैदा होते ही बड़े हो गए थे, क्योंकि ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिस परिवार में, भाषा में कहें तो मैं प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुआ, प्रधानमंत्रियों के घर में पला बढ़ा और प्रधानमंत्री के ही घर में आता जाता रहा। एक तरह से वो ये नहीं कहे कि हम ही चलाते, तो वो कहते थे कि मैं सिस्टम सब जानता हूँ। तो भैया ये सिस्टम जो जानने वाले राहुल गांधी हैं, ये आखिर कहाँ अचानक गायब हो जाते हैं? अमेरिका जाएंगे, वहां पर अमेरिका गए, एक बार दिखाई पड़ते, उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं, ढूंढते रह जाओ। उसके बाद अच्छा सिक्योरिटी भी सब छोड़ देते हैं। वैसे यहाँ पर सिक्योरिटी की बड़ी चिंता होती है, वहाँ पर सिक्योरिटी भी छोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, अब वियतनाम जा रहे हैं, कभी चीन के साथ में आपके संबंध दिखाई पड़ते हैं, तमाम जो ये बातें होती हैं। नेता प्रतिपक्ष देश का कहाँ जा रहा है? राहुल गांधी, ये बात ध्यान रखिए, कांग्रेस के नेता नहीं, मामूली सांसद नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। और अगर देखा जाए तो लोकसभा में एक नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उनके बाद अगर कोई है तो नेता प्रतिपक्ष। तो ऐसी स्थिति में जब देश का नेता प्रतिपक्ष कहीं पर जा रहा है तो देश को पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। मोदी भी जाते ही है ना, या इससे पहले भी लोग जाते रहे ना, तमाम मंत्री जाते हैं। लेकिन ये जो पूरी तरीके से जो गायब हो जाते हैं, ये सवाल उठेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दिखाई पड़ती है, ये जो मुद्दे वो लेकर आते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक ट्यूटोरियल लेते हैं और एक उसका समयबद्ध असाइनमेंट होता है, और वो जैसे ही असाइनमेंट खत्म होता है उसके बाद वो रिलैक्स करने चले जाते हैं और दूसरा असाइनमेंट लेकर आते हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी, कम से कम जो इसके इस पैटर्न में है, काम करने के पैटर्न में कंसिस्टेंसी नहीं, निरंतरता नहीं है। राजनीति में निरंतरता नहीं, मुद्दों में निरंतरता नहीं है, इसमें निरंतरता है। तो आने के बाद फिर कुछ वडानी कुछ फेंक देंगे। देखिए, ये आरोप तो लगेगा और कई बार ये आरोप गंभीर हो जाता है। मान लीजिए कोई आपके ऊपर निजी जीवन में आरोप लगाए कि आप कुछ गलत काम से जा रहे हैं, इस रास्ते क्यों जाते हैं, उस शहर क्यों जाते हैं, संदिग्ध होने लगे, तो आप क्या करते हैं? आप बचते हैं उससे। यहाँ राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो विदेशी धरती पे जाते हैं तो कोई विदेशी एजेंडा आ जाता है, बार बार ये दिखता भी है। राहुल गांधी फिर भी वो करते हैं, तो क्या कुछ है जो इतना कंपल्शन है, इतनी मजबूरी है कि उनको जाना ही पड़ता है? और सबके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कितनी चिंता की बात है। सोचिए, उनको आप सोचिए, कोई एक प्रॉपर रेगुलर एजेंडा नहीं है। आएंगे कुछ दिन, फोटो खिंचवाएंगे, 10-12 कैमरे लगाकर एक और वीडियो तैयार हो जाएगा, उनके यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि इससे देश की जनता को क्या होगा? ये मुश्किल होती है कई बार। नेता विपक्ष अच्छा नहीं हुआ तो मुद्दे नहीं हुए। कई मुद्दों पर जो इस सरकार को घेरना चाहिए वो घेरते हुए सरकार को नहीं देखते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है, क्या ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ये देश छोड़िए, क्या कांग्रेस के भले का है? क्या कांग्रेस पार्टी की बेहतरी में की ये उनके इस जो कर्म है या जो लगातार वो करते हैं, इसमें कोई भी कांग्रेस का नेता कह सकता है आपसे क्या लेना देना भाई, हमारा नेता है जाएगा नहीं, क्या आप लोग नहीं जाते हैं? फिर वो कहने लगते हैं मोदी जी नहीं जाते हैं विदेश। मोदी जी जाते हैं ना भाई। अभी लोग हंगामा करने लगे, सदन के बीच में क्यों गए? अरे भाई, उनका तय दौरा था मॉरिशस का। हमारे इतने अच्छे संबंध है मॉरिशस में, तो हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है, हमारा तो देशी वो भोजपुरी पूरा। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के ये दौरे क्यों होते हैं? जो साजिशी सिद्धांत राहुल गांधी को लेकर चलते हैं, क्या वो इससे पुख्ता होते हैं? क्या राहुल गांधी इस सब के बावजूद अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर जरा सा भी चिंतित या सतर्क नहीं है? क्या राहुल गांधी के इस गैर जिम्मेदार रवैये के कारण, बार बार मौका मिलते ही विदेश जाने के कारण, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काम वो कर रहे हैं ये मन का काम नहीं है? मन का काम वो है सीधे विदेश भागे। और पहले वो कहते भी थे कि राजनीति में आने की कोई मेरी इच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो कहीं ना कहीं वो फिर ये बात स्थापित करती हैं कि राजनीति के लायक राहुल गांधी हैं क्या? ये सवाल बड़ा। अच्छा, नहीं, खास बात यह है कि भाई राजनीति का भी भला होता है और उनका भी भला होता है। जो कोई काम नहीं करना चाहता तो वो काम नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती उसमें कंपल्सन नहीं। लेकिन एक बात आप देखिए ना, इसमें एक और, बस इस पे यहाँ पे खत्म करेंगे हर्षवर्धन इस टिप्पणी के साथ में, अगले मुद्दे पर चलते हैं। विश्वास का संकट कितना बड़ा है। मान लो कुछ जरूरी पारिवारिक काम हो सकते हैं, प्रियंका गांधी क्यों नहीं भेज दिया जाता है? अभी सांसद बन गई, पहले तो वो सांसद नहीं थी। लेकिन भाई और बहन के बीच में भी वो विश्वास दिखाई नहीं पड़ता है। हो सकता है क्योंकि भाई माँ उनकी विदेशी मूल की हैं, सोनिया गांधी इटली
से आई हैं, सब कुछ है, और वो भारत में अब रही है। भारत में वो मुद्दा अब नहीं है, लेकिन कुल मिला के उनके तमाम जगह संपर्क हो सकते हैं, पर बहन नहीं, हर जगह भाई जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं परिवार में भी दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरे हुए हैं विश्वास के संकट से भी। मुझे लगता है कि ये तो खैर कांग्रेस भी इसको, पीछे से बात करो कांग्रेस के नेताओं से, तो वो भी इसको नहीं कर पाते हैं, मतलब इसको डिफेंस नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है क्या इसमें हम बचाव करें, बचाव करने की स्थिति में नहीं रहते। तो ये लगातार चीजें दिखाई पड़ रही, लेकिन हाँ, देश को यह हक है कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ जा रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, इसमें कोई देश को हक है, और राहुल गांधी और कांग्रेस के भले के लिए है कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखे। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ में एक और नेता है, वो हारने के बाद से बिल्कुल ट्विटर पे ही एक दो बार दिखाई पड़े, वरना ट्विटर पे भी नहीं दिखाई पड़ता। ध्यान हो गया क्या? हाँ, मतलब तपस्या तो राहुल ही जाते हैं। हाँ, तपस्या राहुल जानते हैं। मुझे लगता है कि एक समय राहुल गांधी उनसे सीख रहे थे, अब ये राहुल गांधी सीखने लग गए क्या? अरे गजब, क्या बात है। मतलब तुम हमें पंत कहो, हम तुम्हें निराला, कुछ उस टाइप का मामला चल रहा है। और वो भी चले गए दिल्ली की आबो हवा खराब तो करके। उनका अंतर्ध्यान होने का समय शायद समाप्त हो गया। हाँ, निकल आए, लेकिन अभी वहां से निकल आए विपश्यना से। हाँ। बात थोड़ी अरविंद केजरीवाल की, आप लोग समझ ही गए होंगे, वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं, जानते हैं। लेकिन अब वो विपश्यना में क्या सीख कर आए हैं, कितना अपने आप को डिटॉक्सिफाई करके आए हैं, ये तो अब देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये हर्षवर्धन कि मनीष सिसोदिया भी कहीं पर गए हैं विपश्यना के लिए। वो तो आ गए, वो तो आ गए, होली भी खेली, होली खेल ली उन्होंने ना। अच्छा, चलिए, होली खेल ली उन्होंने, लेकिन होली नहीं खेली। नहीं, ये देखने लायक होगा कि अरविंद केजरीवाल लौट के आ रहे हैं तो दिल्ली के मुद्दों पर वो किस तरह से बात करेंगे। और एक तरह से ये भी कहें कि जो हनीमून पीरियड जिसको कह लें, या जिसको कह लें कि चलो अब ठीक है, हालांकि पहले दिन से ही रेखा गुप्ता की सरकार एक्शन मोड में, लेकिन भैया काम तो जमीन पे होते दिखना चाहिए। नहीं हो गया ये आपने स्टीमर पे प्रवेश वर्मा घूम लिए, रेखा गुप्ता घूम रही है, आशीष सूद जी घूम रहे हैं, मनजिंदर सिंह साहब घूम रहे हैं, कपिल मिश्रा घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं, एक्शन में भी दिख रहे हैं। लग भी रहा है कि बड़ा एजेंडा है, एसटीपी करना है, वो करना है, लेकिन कुछ कुछ अब दिखना जरूरी है। दिल्ली की जनता प्रतीक्षा कर रही है यमुना नदी के साफ होने का। क्रूज कब चलेगा? एमओयू हो गया, आपको ध्यान में? हाँ, एमओयू हो गया है, लेकिन देखिए एमओयू तो होते और बिगड़ते रहते हैं। असली बात यह है हर्षवर्धन, ये एक बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी, वो 27 साल विपक्ष में रहे हैं, तो हो सकता है कि विपक्ष वाली उनकी आदत अभी भी हो, वो लगातार अभी भी पुरानी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उठाए जाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में आप डिलीवरी मैकेनिज्म क्या करें, क्योंकि लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि अब ये बंद करना चाहिए। हाँ, बस हो गया। आपने सवाल उठाया, जनता ने उसको सुना, और एक बात और मैं जिसको मैं बार बार कहता हूं कि आप उनके फ्रीबीज वाले ट्रैप में मत फंसिए। ठीक है, आपको जब देना हो 2,500 दीजिए, वादा किया है तो आपको देना ही चाहिए। हालांकि मैं तो कतई इस राजनीति का पक्षधर नहीं, हाँ, लेकिन अब एक बार वादा किया है तो आप देना पड़ेगा। लेकिन आप दूसरा वाला जो एजेंडा है वो करिए, उसको लागू कीजिए। और आप केजरीवाल सरकार नहीं है कि उस पर आप आलोचना करेंगे, आप काम करके दिखाइए, वो बड़ा जरूरी है। तो लेकिन दिक्कत है, क्या अरविंद केजरीवाल बिना किसी पद के या बिना किसी उसके आएंगे नहीं क्या? लग तो ये रहा, जो बात लगातार चल रही थी ना कि शायद राज्यसभा को लेकर जो सीट खाली, जो उसको लुधियाना से कराना है, तो मतलब अब ये बात कहने को, देखिए वहां पर मेरी एक कार्यक्रम में मुलाकात हो गई संजय सिंह से, तो संजय सिंह का ऐसा मानना था कि हो सकता है कि किसी बड़े नेता को, मनीष जी को या किसी को भेजे वो वहां, वो खुद नहीं आएंगे। लेकिन मैं, मतलब अब मैंने संजय जी से यही कहा, मैंने कहा संजय जी आप ये कह सकते हैं क्या कि मतलब अरविंद केजरीवाल यही करेंगे? क्योंकि केजरीवाल क्या करेंगे तो मनीष सिसोदिया को भी पता होगा, संजय सिंह को पता होगा, मुझे नहीं लगता। खैर, एक बात तो साफ दिखाई पड़ रही है कि अरविंद केजरीवाल बिना पद के जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ने लग गया ना। अगर आतिशी को उन्होंने किसी असाइनमेंट पे लगा रखा है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई एक म्यूजिक कंपनी होती है ना, तो उसमें जो आने वाला होता, मान लो जनाब नुसरत फतेह अली खान को आना है, तो उससे पहले जो उनके तमाम साजिंद होते हैं वो तबला बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, अलाप छेड़ रहे हैं, और वो जब आएगा एकदम से आखिरी में एंट्री लेंगे। तो आतिशी और गोपाल राय, इन सबको उन्होंने लगता है कि ऐसा छोड़ दिया है। पर यहाँ समस्या दूसरी है, ये जो यहाँ पर उनके जो साजिंदे हैं वो उनसे ज्यादा इफेक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, कम से कम विपक्ष की भूमिका में। अब वो कहीं ऐसा ना हो कि पता चला अलाप जो है उनका चला ही जाए, गायब भी हो जाए, तो ये भी सोचने वाली बात है। पर एक बात बार बार दिखाई पड़ती ना, तो सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, खासतौर से 2500 रुपए और ये जो सिलेंडर वाले, ये सब इसलिए नहीं चस्पा हो रहे हैं क्योंकि 2.5 साल पंजाब में हो चुके हैं और 1 साल यहाँ पर हो गए, तो आपने कुछ नहीं किया था। तो और सवाल कोई कुछ नहीं कर पाया। देखिए, हम तो इसी बहाने थोड़ी चर्चा तो कर ही लें। फ्रीबीज पॉलिटिक्स देश का बेड़ा गर्क करने वाली है। सीधे खाता में पैसा डालना, ये बिल्कुल ही बहुत ही नॉनसेंस आइडिया है। अगर इससे चुनाव जीता जाता तो राहुल गांधी ने तब 72,000 रुपए साल का न्याय योजना किया था, क्या हुआ? कहीं कुछ असर नहीं। ये एक माहौल बनाया जाता है, ये खटाखट मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप है।
ये खटाखट मॉडल देश की और राज्य की अर्थव्यवस्था को खटारा कर देगा, इसलिए इससे बचिए। ठीक है, जहां जहां किया, देखिए महाराष्ट्र में बजट घटाना पड़ा, कर्नाटक में मुश्किल है, हिमाचल में मुश्किल है, तेलंगाना में नहीं कर पाए। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि इस पर नेशनल कंसेंसस बने, नेशनल डिबेट हो, क्योंकि हर पार्टी को लगता है यार वो वाला आएगा तो ज्यादा कर देगा। और तेजस्वी और अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं, तो यहां का मॉडल तेजस्वी यादव अब लागू कर देना चाहते हैं वहां बिहार में। अच्छा, सवाल ये कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। बिल्कुल। अरे आप देखोगे भाई, गगन अनमोल जो है वहाँ पे जो भगवंत मान सरकार की मंत्री हैं, वो गायिका थी, उनको मंत्री बना दिया। और इसी तरीके से रेवंत रेड्डी का नाम हर्षवर्धन ने लिया ही है। ये लोग साफ साफ कह रहे हैं ना कि हमने घोषणा कर दी, लेकिन वो कर पाना संभव नहीं है। अब सत्ता में आने के बाद समझ में आ रहा, अच्छा समझ में आ रहा, तो मैं इसकी आलोचना नहीं करता हूँ। आपने गलती कर दी, उस समय ऐलान कर दिया, ठीक है, लेकिन अब आपको पता है कि नहीं हो सकता है, तो इस पर पूरी तरीके से लगाम लगनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से इस बार कंजक्चर नहीं आएगा। कुछ तो आए, कुछ ठीक से है, चूंकि अब नवंबर में आना है मामला, तो मैं चाहता हूं अब कंजक्चर से बात नहीं बनेगी। मतलब योर ऑनर प्लीज, अब आप ही की तरफ देख रहे हैं हम लोग, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहां पर आप घुस जाइए, क्योंकि सारी ये जो घुड़दौड़, ये जो भेड़ चाल चालू हुई है, ये देश को बर्बाद करके रख देगी। अब आप अपना इसमें अंकुश दिखाइए, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो। अच्छा, लेकिन फैसला तो आएगा नवंबर तक, तो चुनाव तो उसके पहले हो जाना है बिहार का, तो क्या वहां तो माहौल बनाएंगे ही, तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में भी लोगों को पता है ना कि बिहार के खजाने में कितना पैसा है। और जो मतलब गड्ढे तो खोदे गए थे, जैसे एक बार मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अभी तक तो मैं गड्ढे भर रहा हूं, इसके बाद गाड़ी चलाऊंगा। लेकिन वहां पर गड्ढे नहीं थे, वहां पर खाइयां थी। उनको भरते भरते बेचारे जो है नीतीश कुमार जो रिटायरमेंट की तरफ चले गए हैं। तो सबको पता है कि बिहार में असली बात है, अब तो हो जाना चाहिए, होना ही पड़ेगा। ये तो मुझे लगता है कि जो उनकी स्थिति है, अभी भी जो हम लोग डिबेट देख रहे थे, जिस तरीके से वो जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो अपने ऊपर रहम करें और प्रदेश पे भी रहम करें और राजनीति पे भी रहम करें। अब नया चेहरा आना चाहिए वहां पर, मतलब वो कोई हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को अगली पारी कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आना चाहिए। नहीं, और एक अच्छी चीज हुई है कि बिहार में, ठीक है, कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिस पर बार बार सवाल तो खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार के कमांड में कितना है, लेकिन एक अच्छी चीज है, बिहार में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हुई बहुत है। नीतीश कुमार उसको ट्रैक पर ले आए, और उसके बाद अभी आप देखें तो लगातार, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देना हो तो वहां जाके दिया, वहां शिवराज सिंह चौहान गए, नीतीश ने बाकायदा 1 महीने की प्रगति यात्रा निकाली, उसमें बहुत कुछ किया। और लगातार ये कोशिश हो रही है कि जो चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हाईवेज कहें, एयरपोर्ट कहें, जो भी है वो सब कुछ बिहार को मिलता हुआ दिख रहा है। अब मूल बात यह है, बिहार में उद्योग धंधा कैसे आएगा? एक डिसाइसिव गवर्नमेंट चाहिए। और कोई भी कह सकता है कि भाई अभी तक भी तो भारतीय जनता पार्टी उसमें है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी अगर ड्राइविंग सीट पर होती है तो डेवलपमेंट का एजेंडा ज्यादा तेजी से चलता है। और नीतीश कुमार के अब, जिसको कहते हैं कि उतर के अपने बेटे को पीछे वाली सीट पे बिठाने का समय आ गया है। नहीं, देखिए एक बात हर्षवर्धन और है, मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार ने बीच में ज्यादा अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना पाली होती तो बिहार आज ज्यादा अच्छी स्थिति होती। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जो लालू प्रसाद यादव की जो जंगल राज वाली अराजकतावादी पॉलिटिक्स है, और इस पे कोई बायस मुझे कहे तो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि मैंने भी वो बिहार देखा है। उस समय बिहार में कैसे 12th का पास होते, +2 पास होते, लोग अपना टीसी लेते ही सबसे पहले रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाते थे और भागते थे वहां से कि किसी तरीके से निकला जाए। नीतीश कुमार ने इस ट्रेंड को बदला। बिल्कुल, वो पहले 5 साल का जो उनका कार्यकाल था वो अपने आप में अभूतपूर्व था, और उनको जो सुशासन बाबू की जो उनको उपाधि मिली थी वो थी। पर उसके बाद महत्वाकांक्षाएं, तमाम जो चीजें होती हैं उसको देखा जाए। लेकिन ये जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं, अब उसके लिए जरूरी यह है कि केंद्र से जब तक कोई बड़ा विजन लेकर नहीं जाया जाएगा, देखिए नालंदा में जो मोदी को करना था किया, गया में जो करना तो मोदी को करना था किया, लेकिन प्रदेश सरकार के साथ में जब मिलकर चीजें होंगी तो मुझे लगता है वो दूरगामी राजनीति होगी। पर एक बात और है हर्षवर्धन, अभी भी जो वहां पे जो ऐसे जो तत्व हैं, मतलब हिम्मत लोगों की, मतलब मनबढ़ जिसको बोलते हैं, वो बहुत है। मतलब एक यादव जी थे, उन्होंने वो पुलिस वाला था उसको बिल्कुल मार दिया। आरोप है कि वो जो अपराधी कौन यादव था, उसने जो है एक एएसआई को भीड़ से पिटवा के मरवा दिया, बाद में उसको हाफ एनकाउंटर हुआ, यानी पैर में गोली लगी। सवाल तो ये भी है कि कोई किसी पुलिस अधिकारी को मरवाने की हिम्मत कर जाए और वो बचा रह जाए, ये भी बड़ा सवाल है। इसका कतई ये मतलब नहीं कि हम ही कह रहे हैं कि किसी को पुलिस गोली मार दे या कुछ कर दे, लेकिन ऐसे अपराधी तो बड़े खतरनाक होते हैं। उत्तर प्रदेश भी एक समय में इसी से पीड़ित था, अब उससे वो बाहर निकल गया है। तो मुझे लगता है कोई छिनैती कर रहा हो, कोई उस तरह से लूटमार कर रहा हो, वो तो हाफ एनकाउंटर समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोग रहें या तो वो जेल के भीतर होने चाहिए और नहीं तो फिर
बिल्कुल, मुझे लगता है। जाहिर और है अच्छा कि खास बात है कि पुलिस वाला भी जो था वो अल्पसंख्यक समुदाय का था। हाँ खैर मतलब पुलिस वाले की वर्दी वर्दी होती, वो चाहे मतलब किसी उस पे होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चूंकि वो माई बहुत चलता है ना वहाँ पर, उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि बिहार में तो अब जो है, लेकिन ये घटना बिहार में शासन नहीं, ये प्रशासन पे बड़े सवाल खड़ी धब्बा करते है हैं। नीतीश कुमार के राज पर, और मुझे लगता है कि अब ये जो चुनाव होगा इसमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री तो कोई ऐसा चाहिए जो खुद डिसीजन ले सके, खुद निर्णय ले सके। चलिए, तो अब जरा तमिलनाडु की तरफ रुख कर लेते हैं, बिल्कुल। है ना। हाँ पवन कल्याण ने एक हाँ, हवा वहाँ बहा चुनाव दिया। भले अगले साल है, लेकिन हाँ माहौल अभी से बहुत गर्म है। हाँ, मतलब पवन कल्याण ने तो सीधे सीधे स्टालिन को कह दिया है कि भाई तमिल फिल्मों का फिर हिंदी वर्जन क्यों आप मार्केट में रिलीज करवा रहे हो। भाई सिर्फ हिंदी वर्जन का मसला नहीं है। हाँ आप क्या, देश का तमिल भाषी देश के दूसरे हिस्से में कहीं जाता है तो उसको अपमान झेलना पड़ता नहीं, तो फिर हिंदी भाषी को क्यों तमिल में अपमान, तमिलनाडु में अपमान झेलना पड़ता है? फिर तमिलनाडु में तमिल भाषा के जो एक तरह से कहें कि अपमान करने का सबसे बड़ा काम तो खुद स्टालिन ने कर दिया। आपने इकोनॉमिक सर्वे में रूपी का सिंबल था, वो कोई हिंदी में थोड़ी नहीं लिखा था। जैसे डॉलर का साइन होता है, जैसे दूसरे करेंसी का साइन होता है, वैसे वो साइन था। अच्छा, एक बात और वो बताओ, साइन डीएमके के पूर्व विधायक के पुत्र तमिल ही है उदय वो, कुमार ने बनाया, जो तमिल है, तमिल जिसको है। करुणानिधि सम्मानित कर रहे हैं। आज स्टालिन उसी को पलट दे रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है जो पवन कल्याण कह रहे हैं ना कि भैया हिंदी में तुम्हारी फिल्में देखी जाती हैं, और हम लोग इस पर पिछली बार भी बात कर चुके हैं, पहले भी लगातार बात करते रहे कि अब ये भेद मिट चुका है। भाषा के नाम पर आप लड़ा नहीं सकते हैं। अब आप एंटी ब्राह्मण मूवमेंट नहीं चला सकते, क्योंकि ब्राह्मण तो वहां बरसों बरस से सत्ता छोड़िए कहीं ऊंची जगहों पर भी नहीं तमिलनाडु। अच्छा, ये एक बड़ा देखिए जो नैरेटिव या इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, 3% लोगों ने पूरे समाज का शोषण करके रखा। यार ये मतलब अद्भुत थ्योरी दी और जाती है। शोषण का हाल ये है कि वो पता नहीं कौन सी एक लड़की वो ढपली बजाते अभी हमने सुना हाँ। कि उसने फिर वो तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मणवादी आतंकवादी। सवाल ये कि आप दिन रात उन्हीं को गालियां दे रहे आर्या हैं। लड़की है हाँ, जेएनयू कोई में। है वो कोई बापसा है किसी संगठन से जुड़ी। सवाल ये होता है कि ये घृणा में क्यों नहीं आता, ऐसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा जाता, इनके खिलाफ कानूनी दायरे में कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये बात, और देखिए जिसने ये सब नारे दिए उनका क्या हश्र हुआ, बाद में वो कहाँ चले गए वो भी समझिए। तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार से वो कहाँ चले गए? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो वो सब होता नहीं, गया। इनके तो सीनियर कन्हैया हाँ, आजकल तो जो है ढपली नहीं मुरली बजा रहे हैं कांग्रेस में नहीं जाके। नहीं, वो करेंगे ही, वो सब करेंगे। और हालांकि मतलब बिहार की हम लोग बात कर रहे थे, तो बिहार में ये फैक्टर है कि कहीं कृष्णा अल्लाह वरु कन्हैया जो कर रहे हैं उससे कहीं जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठजोड़ है उस पर ना असर पड़ जाए। हालांकि पड़ेगा नहीं, दोनों को पता है कि बाकी उनकी हैसियत नहीं रह जाएगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस अब अपनी राह वहां तैयार कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने ही तमिलनाडु में राह छोड़ी थी, जिसकी वजह से स्टालिन की पार्टी इतनी मजबूत हो गई। अब मुझे लगता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की नायडू कल्याण के साथ एक प्रेजेंस है, पुडुचेरी में है, यहाँ कर्नाटक में उनकी बड़ी प्रेजेंस है, भले सरकार न हो, तो एक तरह से तेलंगाना में उनकी बड़ी प्रेजेंस है, भले सरकार न हो, तो अब वो वहां स्थापित हैं। अब वो दक्षिण भारत में उत्तर भारत की पार्टी नहीं, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत की भी पार्टी है। और मुझे लगता है स्टालिन का अब समय पूरा हो गया है, उस द्रविडियन विभाजक राजनीति का समय पूरा हो गया है। हर एक किस्से का एक इख्तिताम होता है, कोई लाख लिखते फतेह जर्रे पर शिकस्त का एक मुकाम होता है। बस यहाँ पर इस मुद्दे को खत्म कर रहे हैं। मुझे लगता है स्टालिन जो है उनका पराभव इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यक्ति के तौर पर नहीं, जो राजनीति वो कर रहे हैं 90 साल पुरानी पॉलिटिक्स को वो जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और तमिलनाडु को 90 साल पहले ले जाना चाहते हैं। ये कतई स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा पड़ोस में चल रहे हैं, स्टालिन को सीखना चाहिए थोड़ा। नहीं, वहां चलेंगे नहीं, वहां हम ना चले, आपकी हिम्मत हो, वहां चलना वाला नहीं है, उसको बर्बाद होने दीजिए, करने दीजिए। जब थक जाएं, जब हाथ जोड़ के कहें कि अब भारत में हमें ले लो, अब हमसे नहीं संभाला जा रहा है, जब भैया तब भी ना लेंगे, ना लेंगे भैया, नहीं लेना तो पड़ेगा। देखिए, ना लेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश की नियति यही है, वो भारतवर्ष का हिस्सा था, आगे फिर हिस्सा होगा, अभी नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं। बलोच लड़ाकों ने जो किया है, और ट्रेन हम तो यहाँ कुछ कर नहीं रहे, भले पाकिस्तान कुछ कहे कि रॉ है, भारत का हाथ है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। बलोच लड़ाकों को जिस तरह से चीनी आधिपत्य के सामने झुकाने की कोशिश की, वो झुकने को तैयार नहीं। गैस उनके पास, मिनरल उनके पास, गोल्ड उनके पास, पोर्ट उनके पास, आप सब चीन को दिए जा रहे हैं, तो जाहिर है वो लड़ रहे हैं। ट्रेन जिस तरह से हाईजैक किया वो भी अपने आप में कमाल है। पाकिस्तान ने क्या कि हमने बड़ा शानदार ऑपरेशन किया, बलोच आर्मी वाले कह रहे हैं कि बोलन में हमने तो सबको निपटा दिया। अब जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान अब मुझे लगता है कि देखिए कुल मिलाकर वो जयशंकर जी ने कहा ही था ना कि अब स्टेप 4 बाकी है। हाँ। वो तो हम कश्मीर जो हमारा अविभाज्य, चूंकि हमारी
संसद ने पारित किया, वो तो हम जल्दी लेंगे। बाकी बलूचिस्तान या जो तुम, इस पे एक चीज समझिए थोड़ा सा, आपने आतंकवाद के रक्त बीजों को जो जन्म दिया था वो धीरे धीरे करके आपको निकल रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क आज की तारीख में सबसे ज्यादा किसको नुकसान कर रहा है? एक तरफ तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जो तालिबान है वो इनकी ऐसी की तैसी किए हुए हैं, और ये उनके वो कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई ये जो हुआ है बलूचिस्तान में, इसका जो मास्टरमाइंड है वो बैठा हुआ है अफगानिस्तान में। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। और एक समय में बड़े खुश थे जब बड़े खुश थे। तालिबान आया था तो आईएसआई के चीफ वहां पहुंच गए। तो इसीलिए बस मैं कह रहा हूं कि जितने लोग भी है ना, इस तरीके के तत्वों को जो लोग जन्म देते हैं, तो अमेरिका को भी समझ में आ ही गया, समझ में आया कि आतंकवाद का कोई मतलब नहीं जो देखिए, समझ में तो ऐसा आया है, ठीक है डोनाल्ड ट्रंप तो बाद में आए, हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी तो पहले ही कह गए थे कि शांति का समय है। और आज व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भाई ट्रंप को थैंक यू और मोदी जी को भी थैंक यू। तो दुनिया में हमारी भूमिका ऐसे बदली है कि 71 में अमेरिका के 7वें बेड़े के सामने सोवियत संघ का वो बेड़ा आ गया था। आज पुतिन कह रहे हैं थैंक यू इंडिया कि आप शांति की तरफ जाने में हमारी मदद करें। बदला हुआ भारत है ये बदला हुआ भारत। और मुझे लगता है इसीलिए जो पाकिस्तान की जो बात कर रहे थे ना, तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपस में अपने अंतर विरोधों से भिड़कर खत्म होता हुआ देश है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमसे टूट के गया है, सब कुछ हुआ। अच्छा करते तो अच्छा रहता, लेकिन कुल मिला के उनकी नीयत यही होती जो इस तरीके की राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहीं से अब हम लोग थोड़ा सा विदा लेते हैं अपने दर्शकों के साथ में। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।